नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बस्तर में भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ और कलाएं भरी पूरी हैं और उन्हीं में से एक बहुत प्रसिद्ध एक कला से हम आज मिलने आए हैं जिसे कहा जाता है लौह शिल्प। तो आइए उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब भी बात लौह शिल्प कला की निकलती है तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर क्षेत्र लौह शिल्प कला, कारीगरी, आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व विख्यात है। आयरन क्राफ्टिंग कार्य यानी लौह शिल्प कला को बस्तर के कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बस्तर में कुछ विशेष समुदाय हैं जो लोहे के शिल्प कार्यों के मास्टर हैं या कहे विशेषज्ञ हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साधारण से दिखने वाले बस्तर के कारीगर लोहे के हथौड़े और कुछ एक सांचे से लोहे को ऐसी आश्चर्यजनक आकृति में रूप में बदल देते हैं जिससे उनमें कला कौशल के साथ सभ्यता और संस्कृति की झलक भी दिखती है। पहले की बात है जब आदि मानव किस जंगल की ओर के शिकार के लिए निकलते हैं और शिकार करके जब शाम को घर लौटते हैं तो उनको एक चूहा दिखता है। जब चूहा को दौड़ाने का प्रयास करते हैं, पकड़ने का और मारने का प्रयास करते हैं तो इनके पास कोई औजार नहीं होता है और एक बिल में जाकर के ये चूहा घुस जाता है। उस टाइम औजार नहीं होता था और आग माचिस भी नहीं होता था और उस टाइम कुछ सड़े गले पत्तों को ऐसे घिस करके आग उत्पन्न करना है और उस बिल में धुआं देना है जहाँ पे वो चूहा घुस गया है। उस बिल के अंदर ऊपर हम धुआं देते हैं तो धुआं देने से चूहा बाहर निकलेगा। जहाँ पे धुआं छोड़ रहा था वहाँ पे एक पत्थर दिखा इनको आदि मानव को। उस पत्थर को उस खूंट के ऊपर डाला जो जिस बिल में चूहा घुसा हुआ था। वो खूंट था, बहुत बड़ा खूंट था। उसके ऊपर पत्थर को डाल दिया और ये शाम हो रहा था तो घर लौट गए। तो दूसरे दिन जब इन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पर खूंट जला हुआ था और लोहा जो पत्थर था उसके ऊपर, खूंट के ऊपर, वो भी कुछ गल के कुछ आकार सा बना हुआ था। जब उसने ये उठाकर देखा तो ये क्या चीज़ है, वो सोचने लगा ये तो ऐसी चीज़ है तो इससे पहले कभी देखा नहीं था मैंने। तो उसने उठाकर फेंक दिया। तो आसपास एक कोई छोटे झाड़ कट गए उस लोहे से, गला हुआ उस लोहे से। फिर उठाकर जब घर ले आया तो रात को जब खाया पिया सो गया तो उसके बाद फिर सोचने लगा, विचार करने लगा ये क्या चीज़ है, इससे पहले मैंने कभी इस तरह की चीज़ें मैंने देखी नहीं थी। फिर उसके बाद जब उसको शिकार करने में यूज किया, फिर बाद में गलाने का प्रयास किया तो गलना चालू हो गया। फिर उसके बाद फिर औजारे बनाने चालू कर दिया। छत्तीसगढ़ में लोहे का काम करने वाले शिल्पकार पाए जाते हैं। उनके ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व की बात की जाए तो बस्तर क्षेत्र के लौह शिल्पी वहां के किसानों के लिए लोहे से बने कृषि उपकरण और दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाया करते थे। बस्तर के शिल्पकारों में जैसी दक्षता है वो सचमुच अद्वितीय है। खेती किसानी के लिए औजारें तैयार किया। जन्म में जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम छुरा का यूज हुआ। फिर फावड़ा, कुल्हाड़ी, टंगिया, छुरी, चम्मच, कढ़ाई और देवी देवताओं के लिए 2 पाँव का घोड़ा और 2 पाँव का हाथी बनाते थे। जो कि घोड़ा को रावदेव के नाम से जाना जाता है और हाथी को मावली देव के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से 50 साल पहले की बात है जब भोपाल से कुछ अधिकारी लोग आए यहाँ पे, हमारे दादा परदादा का जो काम देखा इस तरह से, अरे क्या चीज़ है, इस तरह से काम होता है करके, और हमारे पिताजी लोगों को उन्होंने भोपाल में ले गए। वहाँ पे डिमोन्स्ट्रेशन और कुछ प्रदर्शनी करना था।
तो वहाँ पर लेकर के गए और वहाँ पे दिखाया वहाँ के लोगों को। अरे ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, ये इस तरह की चीज़ें हमने कभी देखी नहीं थी, शहर वालों का कहना है। और उन्होंने फिर वहाँ पे धीरे धीरे फिर मार्केट बनना चालू हो गया। फिर आज पूरी दुनिया में बस्तर का जो लौह शिल्प कला है, आज पूरी दुनिया में लोकल ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विदेश तक इस कलाकृति को जानने लगे हैं। आज हम जब बाहर प्रदर्शनी में जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, लोगों को बस्तर की कलाकृति को पहले से जानते हैं कि ये बस्तर का काम है, इतना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। बस्तर में शिल्पकारों का बहुत मान सम्मान है। कृषकों से उनके व्यावसायिक नाते हैं या कहें गहरा संबंध है। बस्तर के लौह शिल्प कला और उन्हें निर्मित करने वाले लोग सादा सरल होकर भी अति विशिष्ट हैं, जिनके कला पर जन सामान्य गर्व से इठलाते हुए लौह शिल्प कलाकृति को देखकर कह उठते हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ का आर्ट है। पूरे ग्लोबल मार्केट में विभिन्न प्रकार के हमारे जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, या जो भी हमारे शिल्प के एडमायरर्स हैं, वो सब बस्तर के बेल मेटल क्राफ्ट की तरह ही इस लौह क्राफ्ट को भी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ की हर कलाकृति के पीछे कोई ना कोई संस्कृति से जुड़ी हुई कहानी होती है, कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो कि आदिवासी लोक संस्कृति पर आधारित होती है। और जब हमारे शिल्पकार अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन और विक्रय उस पूरी कहानी के साथ एक थीम बेस्ड आर्टिफैक्ट के रूप में करते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे इसकी बहुत सराहना की जाती है। हमारे संपर्क में विभिन्न स्तर के हमेशा कला प्रेमी आते रहते हैं। उनका कहना ये है कि इस आदिवासी प्रदेश, बाहुल्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस्तर जैसे ज़िले के कोंडागांव शिल्प नगरी के जो हमारे शिल्पी हैं, उनकी कलाकृतियाँ वास्तव में बेजोड़ हैं, अनूठी हैं। बस्तर के लौह शिल्प का रूप या कहे पृष्ठभूमि अत्यंत प्राचीन और आदिम है। ये लौह शिल्प कला की कदर न केवल हमारे राज्य या देश में है, बल्कि विदेशी धरती में भी लौह शिल्प कला का कौशल बड़े बड़े जगहों या घरों की शोभा बढ़ाते दिख ही जाएगा। इस कलाकृति को मैंने 1999 में इटली, 2006 में रसिया और 2007 में फिर इटली और 2016 में फिर इटली और ऑस्ट्रिया, इस सभी जगहों पे यूरोप और यूरोप के अलावा कई इंटरनेशनल ऐसे जगह हैं जो हमारी कलाकृतियाँ जाती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को गूगल इंटरनेट में सर्च करने से हमारी कलाकृति को वो लोग मंगाते हैं, तो हम इंटरनेशनल मार्केट, अभी एक सप्ताह पहले मैंने लंदन में एक कंसाइनमेंट भेजा है। तो इस तरह से पूरे दुनिया में हमारी कलाकृति पहुंचाई जाती है। धरती पर पाए जाने वाली सबसे आम धातु है लोहा, और हम किसी न किसी रूप में इसका उपयोग करते हैं। खेत खलिहानों, बाग बगीचे की बात हो, घर की रसोई से लेके उद्योगों तक, लोहे के प्रयोग के बिना काम नहीं चलता। लोहे से बने औजारों और उपकरण हो, इनसे हमारी दिनचर्या आसान होती है। लोहे का उपयोग केवल कृषि या औद्योगिक स्तर तक ही नहीं, लौह अयस्क का उपयोग बड़ी सुंदरता और कुशलता से लंबे समय अवधि से होता आया है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में। लौह शिल्प में तिवजीराम विश्वकर्मा नेशनल अवार्डी शिल्पी हैं। तिवजीराम विश्वकर्मा के द्वारा एक से एक नई सामग्री, अच्छे उपयोगी सामग्री तैयार की जाती है। इनके द्वारा बनाए गए सामग्री विदेशों में भी विक्रय करने हेतु भेजा जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर और जहाँ जहाँ हमारा सबरी एम्पोरियम है उस स्थानों में भेजा जाता है। अधिक से अधिक विक्रय लौह शिल्प में तैयार कर तिवजीराम विश्वकर्मा के द्वारा भेजा जाता है और अधिक से अधिक सामग्री हमारे शोरूम अपना जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर में रखा गया है।
बस्तर नाम सुनते ही मन में हरियाली, सुंदर झरने, नदी नाले, आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, नृत्य करते समूह दिखने लगते हैं। यही प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति की झलक कलाकृतियों के जरिए लौह शिल्प कला के माध्यम से यहाँ के कारीगर उभारने की कोशिश करते हैं। बस्तर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लौह शिल्प कला और डोकरा आर्ट। डोकरा आर्ट सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि ये भारत और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस आर्ट की वजह से मेरे पिताजी श्री राजेंद्र बघेल जी को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है और मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और फिर भी मैं ये काम आगे बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत कला है जिसे और इस कला को लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर के लोग भी आकर इस कला को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनकी खूबसूरती को मतलब देखना चाहते हैं कि वो कैसे बनता है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसी होती है, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी कला है और इसे सबको जानना चाहिए, देखना चाहिए। बस्तर जिले में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इस धातु को पहचाना बस्तर के कुछ खास शिल्पकारों ने, जो कच्चे लोहे को लाकर पिघलाकर अपने जरूरत के सामान बनाया करते थे। लोहे के टुकड़ों को आकार देने के अनुसार उन्हें छांटा जाता है, भट्टी में नरम करने के लिए रखा जाता है। गर्म होकर लौह धातु नरम होकर लाल हो जाते हैं तो आकार देने के लिए उसे हथौड़े से पीटा जाता है। नरम लोहे से कई प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती है जो छत्तीसगढ़ की पुरानी सभ्यता की झलक से सराबोर होती है। मैंने अपने दादा और पिताजी से सीखा। जब मेरे दादा पिताजी करते थे इस काम को बस हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम जब दादा परदादा पिताजी जब करते हैं इस काम को तो हम ऑटोमेटिक ही देखते देखते खेलते खेलते बस हमें ऐसे ही अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो फिर वो कहीं पे ट्रेनिंग करना या ऐसा समझना ही उचित नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में लौह शिल्प की सुदीर्घ परंपरा रही है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में और लोकांचलों में कलाकार पारंपरिक रूप से धातु की ढलाई का काम करते हैं। हर एक शिल्प अपने क्षेत्र के परंपरा और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लौह शिल्प जो बस्तर में हमें देखने को मिलती है उसकी सबसे खास बात यह है कि कलाकृति या कहीं उत्पाद में कहीं भी जोड़ नजर नहीं आता। कारीगर इतने सफाई और बारीकी से डिजाइन करते हैं कि देखकर अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होगा कि लोहे से बनी इस मूर्ति का कौन सा भाग पहले सजाया गया होगा। आप तब तक अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक आप इन कलाकृतियों को बनाते हुए ना देख लें। बेल मेटल शिल्प की भांति ही एक और बहुत ही सुविख्यात शिल्प है यहाँ की, वो है लौह शिल्प, जो कि रॉट आयरन क्राफ्ट भी कहा जाता है। इसमें प्रयुक्त होने वाला लोहा कच्चा लोहा होता है जो कि आसानी से गढ़ने योग्य होता है, कार्बन भी उसमें कम होता है और स्थानीय बाज़ार में शिल्पकारों को आसानी से उपलब्ध है। कोंडागांव शिल्प नगरी में लगभग 100 लौह शिल्प के हमारे कलाकार हैं जो परंपरागत रूप से और एक एथनिक क्राफ्टमैन के रूप में जन्म जन्मांतर से अपने कई पीढ़ियों से लगातार इस शिल्प कला को अंजाम दे रहे हैं। न केवल शिल्प कला को अंजाम दे रहे हैं बल्कि शिल्प कलाओं में नित नए प्रयोग करके, चाहे वो डिज़ाइन के मामले में हो, चाहे वो विभिन्न रंगों से रंगने के माध्यम से हो, इस प्रकार से वो नए नए डिज़ाइन, नए नई तकनीक के साथ शिल्प को अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष राज्य शासन और केंद्र शासन दोनों की ओर से शिल्पकारों का चयन किया जाता है जिनको ये राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के शिल्प के सम्मान मिलते हैं, शिल्प गुरु का सम्मान मिलता है। इसके साथ ही साथ राज्य के द्वारा और केंद्र के द्वारा भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में, विपणन बाज़ारों में, क्राफ्ट बाज़ारों में भी इनको प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। मुख्यतः बस्तर में निवास करने वाली कुछ खास जाति के लोग इस शिल्पकला के निर्माता और संवाहक हैं।
बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत, विशेषकर मध्य बस्तर के अंतर्गत कोंडागांव को प्रदेश की शिल्प नगरी का भी दर्जा बेल मेटल और लौह शिल्प के कारण ही मिला है। कोंडागांव, नारायणपुर में भी बस्तर जिले के अधिकांश परिवार रहते हैं, जिनके हुनरमंद हाथों से मोम से विभिन्न आकृतियों की रचना, मिट्टी के सांचे या पात्रों के लौह शिल्पकला हमें नजर आते हैं। इस काम को बिना परिवार का तो होगा ही नहीं, क्योंकि परिवार का पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि ये पारिवारिक काम है। तो परिवार के साथ ही काम करना, क्योंकि हाथ बटाती हैं, कोई कुछ कर रहा होता है तो कोई कुछ कर रहा होता है, कोई काटने में सहयोग करता है, कोई पंखा घुमाने में काम कर रहा होता है, कोई पेंटिंग में काम कर रहा होता है, कोई फिनिशिंग देने में काम कर रहा होता है। इसलिए परिवार का बहुत सहयोग अनिवार्य है इस काम को करने के लिए। लौह शिल्पकला हमारे बस्तर छत्तीसगढ़ की पहचान है। कला प्रेमियों की माने तो बस्तर में जैसी आकृतियां देखी जाती हैं, चाहे वो लौह अयस्क से निर्मित कलाकृति हो या पीतल या बेल मेटल की हो, काफी हद तक 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में ऐसी रचनाएं देखी जा चुकी हैं। ऐसे महान शिल्प हाट बाजारों से निकलकर जब व्यवसायियों और दुकानदारों के माध्यम से महानगरों के बड़े बड़े शोकेस में बिकने के लिए पहुंचती है, तो इसकी कीमत हजारों और लाखों तक भी पहुंच जाया करती है। छत्तीसगढ़ शासन कलाकारों के उत्थान में लगातार प्रयासरत है, ताकि लौह शिल्प या अन्य काम में लगे कलाकारों की उन्नति और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। राज्य शासन के द्वारा विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से इन शिल्पकारों को सहयोग देने के साथ साथ शिल्पकार के बच्चों को, जो भी इस शिल्पकला को एक व्यवसाय के रूप में या अपने जीविकोपार्जन की विधि के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनको उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए, अध्ययन के लिए जयपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन में हम राज्य शासन की ओर से उनको प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। जो शिल्पकार हमारे 60 वर्ष के बाद वृद्ध हो जाते हैं, उनको राज्य शासन ने पेंशन की सुविधा भी दे रखी है, जिससे कि वो पेंशन प्राप्त करने के साथ साथ अपने परिवार में अपने नई पीढ़ी के बच्चों को शिल्पकला को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें। विभिन्न डिज़ाइन ट्रेनिंग के माध्यम से पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन के नए नए तरीकों को समझाने के लिए भी समय समय पर प्रशिक्षण राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। आज हम तीजूराम बघेल विश्वकर्मा, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2015 में मिला था, तो ये राष्ट्रीय स्तर के विश्वगुरु हैं। इनकी कलाकृतियों को देखने के लिए और इनसे बातचीत करने के लिए आए थे। ये अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक राष्ट्रीय स्तर के विश्वगुरु विभिन्न क्षेत्रों में नए शिल्पियों को कितनी नई तकनीक, कितने नए ज्ञान दे सकते हैं। इस प्रकार के हमारे पास राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही अनूठे शिल्पकार उपलब्ध हैं। बस्तर का वर्तमान और इतिहास लोहे जैसा मजबूत है। बीते कल की पीढ़ी से आज की पीढ़ी के कलाकार को एक विरासत के रूप में ये शिल्पकला मिली है। शुरुआती दौर में जब लकड़ी काटने का उपकरण, तीर कमान, चाकू जैसे चीजें बनाकर शिल्पकारों ने किसानों के जीवन को आसान बनाया, इस प्रकार धीरे धीरे वे समय के साथ कौशल में सुंदरता गढ़ना भी सीखते गए और शिल्पकार कहलाने लगे। पीढ़ी दर पीढ़ी बस्तर के कलाकार अपने कौशल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब तो ऐसे लोग भी उनसे सीखने लगे हैं जिनकी पृष्ठभूमि कलाकारी भी नहीं। लौह शिल्प में सामग्री तैयार कर शिल्पी अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं शिल्पी, और भविष्य में भी शिल्पी अधिक से अधिक उन्नति करेंगे और शिल्पियों का जीवन सुधार आएगा। आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बहुत से शिल्पी आत्मनिर्भर हो चुके हैं, जो बड़े पूंजीपति भी बन गए हैं। प्रकृति के सबसे नजदीक और उनके बीच रहने वाले लोग
हरे भरे घने पेड़ पौधों, मन मोहने वाले झरने, नदी के बीच निवास करने वाले बस्तर के विशेष लोग लोहे को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। यहाँ के शिल्पकार लोहे का दिया और इसे जीव जंतुओं के रूपांकन करके घोड़ी की सवारी करने वाली मूर्तियां भी बनाते हैं। समय के साथ बस्तर के विभिन्न समुदाय लौह अयस्क से कलाकारी करने में माहिर होते गए। शिल्प में नए रूप बदलते समय की वास्तविकताओं और एक शिल्पकार की प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। पहले ये इस तरह के ट्रेडिशनल चीज़ें हम तैयार करते थे। जैसे इससे पहले हम अभी इस तरह की जो चीज़ें हैं अभी ब्लैक करना चालू कर दिया। उससे पहले जो हमारी कलाकृति जब उत्पन्न करते थे, उत्पादन करते थे, उस टाइम तेल लगाते थे, कोई भी मस्टर्ड ऑयल या कुछ भी तेल लगाते थे ताकि जंग वंग से बचाने के लिए। फिर लोगों ने शिकायत किया कि जब इसको हम छूते हैं तो इसमें तो दाग लग जाता है, हाथ में कपड़े गंदे हो जाते हैं, धूल बैठते हैं, साफ करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो उसके बाद फिर हमने मैट ब्लैक पेंट यूज करना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे फिर इस तरह के जो कलाकृतियाँ हैं जो कलरफुल हैं इस तरह के, उसमें फिर आगे फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ चलना पड़ता है। बस्तर के कारीगरों की पहचान उनकी बनाई गई कलाकृतियों के द्वारा है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। अब बारी कहीं न कहीं आम जनमानस की भी है कि वे एक कलाकार की कृति को खरीदते समय सम्मानजनक राशि देकर जरूर खरीदे। मैं तो आत्मनिर्भर हुआ हूँ, फिर भी जो हमारे और भी हमारे शिल्पी भाई हैं जो लौह शिल्प से जुड़े हुए भाई हैं, बेल मेटल या बेम्बू या वुडन हुआ, स्टोन हुआ, या बस्तर में बहुत सारे शिल्प कलाएँ हैं। जो लोग हैं इस काम में यदि रुचि लेते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका फ्यूचर है। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। हम डिजाइन पे ध्यान दें, क्वालिटी में ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा इसका मार्केट है और अच्छा चीज़ है ये। ऐसे लोग जिन्होंने कोशिश करते करते अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल की है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, लेकिन यहाँ के कारीगर लोहे से लोहे को काटकर सांचों में ढालकर कमा रहे हैं खुशहाली, समृद्धि और वैभव। विश्वविख्यात बस्तर के प्रसिद्ध लौह शिल्पकार जो अपनी मेहनत, लगन और कुशलता से कल्पना से कल को आकार देते हैं। बस्तर न केवल लौह शिल्प कला बल्कि बेल मेटल क्राफ्ट, टेराकोटा क्राफ्ट, बैम्बू आर्ट, बांस से बनाई जाने वाली कृतियां, स्टोन आर्ट से पूरी दुनिया में प्रख्यात है। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जो एक लोहार परिवार में जन्मा हूं, क्योंकि इस कला को मैं इसलिए सौभाग्यशाली समझता हूं क्योंकि इस कला को मुझे करने में इतना अच्छा और आनंद फील होता है कि मैं क्या बताऊं। जैसे आज इस कलाकृति के लिए मुझे स्टेट अवार्ड मिला, मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और मुझे देश और विदेश में जाने का मौका मिला, मुझे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने का मौका मिला, मुख्यमंत्री जी से मिलने का अवसर मिला। तो ये हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि मुझे आज इस कलाकृति में मैं पारंगत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। और बड़े बड़े मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले आते हैं, प्रिंट मीडिया वाले आते हैं, तो मुझे बहुत ही मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकता, इतना खुश रहता हूँ मैं, इतना अच्छा लगता है। बस्तर की सभ्यता, संस्कृति, वहाँ के झरने, नदियाँ, पेड़ पौधे, बड़े बुजुर्ग समान हमें कई कहानियाँ कहते हैं जो आज बस्तर के शिल्पकार अपनी कलाकारी के माध्यम से कह रहे हैं। बस्तर की पहचान कलाकार, छत्तीसगढ़ की पहचान उनकी कलाकारी। तो कैसा रहा हमारा आज का ये सफर? उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।